थी। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करेंगे पीएम पर बार मर्यादा पार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी बताया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। मंगलवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पार्टी के प्रचार के सिलसिले में चेन्नई पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, और ये लोग एआईएसडीएमके उनके साथ शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने तुरंत स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक फैलाते हैं। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy, they are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. The Congress DMK alliance will continue to deliver welfare, inclusive growth, quality education and accessible health care. संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी को आपत्तिजनक टिप्पणी करने और आतंकवादी जैसा शब्द यूज करने पर स्थानीय नेताओं और जनता की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? अखिलेश जी। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरे पर थे। तमिलनाडु में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब देते दौरान एक बार ऐसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादी का, हालांकि उन्होंने उसमें बदलाव करते हुए कहा कि वो कहने को उनका आशय है कि प्रधानमंत्री आतंकवाद फैलाने जैसे माहौल बनाते हैं, उस तरह की बातें करते हैं जैसे लगता है कि आतंकवाद फैल गया हो। तो फिलहाल उन्होंने अपने जो पहले एक बार की उनका शब्द जो निकला आतंकवादी, उस पर उन्होंने जरूर बदलाव किया। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेंगे और विधानसभा चुनाव में प्रचार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले भी इतना इतिहास रहा है कि आपत्तिजनक जब भी कोई शब्द प्रधानमंत्री बोलेगा तो उन्होंने चुनाव में उसका इस्तेमाल जरूर किया। अखिलेश सिंह जी, ऐसे में नारी शक्ति बंधन अधिनियम गिर जाने के बाद एनडीए में वैसे ही आक्रोश देखा जा रहा है। उसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा ये बयान देना कहां तक सही है, और नेताओं का क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है एनडीए के नेताओं की? देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी विधेयक की बात की जाए तो महिला आरक्षण को लेकर माहौल भारतीय जनता पार्टी से इस तरह से बताया जा रहा है, चाहे वो करके चाहे पदयात्रा की जा रही है, रैली की जा रही है, नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, सभी में विपक्षी नेताओं को खासकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी जैसी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करने का काम केंद्र सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए सहयोगी कर रहे हैं, ताकि पूरी तरह से विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को बेनकाब किया जा सके कि वो महिलाओं के अधिकारों के विरोधी है, महिलाओं के अधिकार वो देना नहीं चाहे। इसलिए उन्होंने वोटिंग बिल के खिलाफ की और लोकसभा बिल को पास नहीं होने दिया। फिलहाल विपक्ष भी अपने तरह के अंदाज में जवाब दे रहा है और सरकार को और भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कह रहा है कि वो उन्होंने अपने पार्टी में तो आरक्षण दिया नहीं, इससे पहले
2023 में लाया गया तो वो पूरी तरह से नोटिफिकेशन करके अधिनियम कानून तो बन ही चुका है, उनको लागू करना चाहिए, आज के दिन से लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार इसे बाद में लागू करना चाह रही है। तो कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से माहौल आरोप की जरूरत सिवा और कुछ नहीं है। अखिलेश सिंह जी आपको जी अखिलेश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे फैक्ट्री के बाहर हंगामा जोरदार। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित साहमहोली चौराहे पर एमके रेमिडेज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के बाहर मजदूरों ने वेतन भेदभाव और सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने आरोप लगाया कि महिलाओं को 10 घंटे काम के बावजूद मात्र लगभग 5800 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है, जबकि पुरुष श्रमिकों को करीब 8000 रुपये तक भुगतान किया जा रहा है। इसे लेकर महिला श्रमिकों में खासा आक्रोश देखा गया। मजदूरों की प्रमुख मांग है कि 10 घंटे की ड्यूटी के बदले कम से कम 10,000 रुपये वेतन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही हर महीने 4 वेतन अवकाश दिए जाएं और छुट्टी लेने पर वेतन कटौती की व्यवस्था समाप्त की जाए। आक्रोशित मजदूरों ने सीतापुर लखीमपुर मार्ग को जाम करने की कोशिश भी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और समझा बुझाकर मार्ग को खाली कराया। फैक्ट्री पक्ष की ओर से मजदूरों को नियमों का पालन करने का काम छोड़ने की बात कही गई, जबकि कुछ लोगों ने समाधान के लिए 15 दिन का समय मांगा है। वहीं महिला मजदूरों ने स्पष्ट कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान 2 दिन के भीतर किया जाए। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। हाईवे पर हंगामा कर रहे हैं मजदूर, रोकने का प्रयास कर रहे हैं यातायात को। उत्तर प्रदेश की पुलिस यातायात सुचारू रूप से चालू कराने की कोशिश कर रही है। इसी खबर पर संवाददाता अबरार अहमद हमारे साथ, अबरार अली माफ़ कीजिएगा, अबरार अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अबरार अली, सवाल है, लगातार उत्तर प्रदेश में मजदूर और श्रमिक अपने वेतन को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीतापुर में भी ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, श्रमिक अपना वेतन बढ़ाने के लिए जाम लगा रहे हैं। तो अभी तक क्या स्थिति है, इस दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये सीतापुर के थाना जो कोतवाली देहात क्षेत्र के सामहोली का पूरा मामला है, जहां पर आज सुबह ही मजदूरों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। उनकी मांगे थी कि जो उनको जो मजदूरी है वो बहुत कम दी जा रही है। महिलाओं का कहना था कि केवल 5800 रुपए दिए जा रहे हैं और वो भी केवल 10 घंटे काम कराया जा रहा है और एक भी छुट्टी नहीं दी जा रही है। वहीं पुरुषों को 8000 रुपए दिए जा रहे हैं और एक भी छुट्टी नहीं दी जा रही। इसी को लेकर जब सड़क पर उतरे हैं तब पुलिस कर्मी पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर सड़क तो खुलवा दी। उसके बाद ये सभी लोग जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के ज्ञापन सौंपने के बाद तुरंत एसडीएम व अन्य अधिकारियों से बात की गई, तो मालिक से भी बात की गई। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जो वेतन है वो बढ़ा के दिया जा रहा है, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी और सभी मजदूर अपने काम पर लौट आए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का दबाव है वो होता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से नोएडा के बाद सतर्क हो गया है और तुरंत ही मालिक से बात कर उनके मांगों को पूरा किया गया है। तो क्या श्रमिकों के वेतन यहाँ बढ़ाने की मांग को माना गया है? हाँ, उसमें वेतन को बढ़ाने की मांग तो मान ली गई है, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर इनका वेतन कब मिलता है, पूरा मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन उन्हें आश्वासन ये दिया गया है कि मालिक के द्वारा कि उन्हें अब पूरा वेतन जिस हिसाब से कि 10,000 रुपए उन्हें दिया जाएगा 10 घंटे का, ये मांग थी महिलाओं की। तो शायद अब उन मांगों को माना गया है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। इसके बाद आने वाला समय बताएगा कि उन्हें पूरा पैसा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। वेतन बढ़ाने के अलावा और क्या क्या मांगे हैं श्रमिकों की? वहाँ वेतन बढ़ाने के अलावा अन्य मांगे हैं कि उन्हें छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं और वो 4 दिन की जो संडे पर वो भी नहीं दिया जा रहा था।
वो छुट्टियां भी दी जाए और इनके अलावा जो अन्य छुट्टियां हैं वो भी दी जाए। इसी को लेकर मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। लेकिन जब वहां पर अधिकारियों से बात हुई, जिलाधिकारी से बात हुई, प्रशासन पूरा अलर्ट है उसके बाद से ही, तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों से बात करके, मालिक से बात कर, और उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पूरा आश्वासन दिया गया है कि उन्हें काम पर लौटें और उसके बाद उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। जी, अभी क्या स्थिति है? जाम खुल गया है या अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है? नहीं, जाम पूरी तरीके से खुल गया है, कोई अब रास्ता अवरोध नहीं है। और उसके बाद जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद सभी मजदूर अपने घर चले गए हैं, कल से अपनी ड्यूटी पर जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अबरार अली आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो श्रमिक सड़कों पर उतरे थे अपनी मांगों को लेकर। सीतापुर में फैक्ट्री के बाहर उन्होंने जाम लगा दिया था। अब बात करेंगे अवैध धर्मांतरण पर सजा की मांग। लखनऊ की एनआईए विशेष अदालत ने अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन झांगुर बाबा सहित 8 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। मामले में 2 मई से गवाही शुरू होगी। इस केस में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के अलावा नीतू उर्फ नसरीन, सबरोज साबुद्दीन, रशीद, राजेश कुमार उपाध्याय, नवीन रोहर्रा उर्फ जमालुद्दीन और महबूब शामिल हैं। आरोपों के अनुसार यह पूरा मामला विदेशी फंडिंग के जरिए धन के दुरुपयोग, लालच और भय दिखाकर हिंदुओं व गैर मुस्लिमों के कथित अवैध धर्मांतरण से जुड़ा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरोह का उद्देश्य धर्मांतरण के जरिए जनसंख्या संरचना को प्रभावित करना और देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाना था। आरोपों में यह भी उल्लेख है कि समूह का उद्देश्य इस्लामी राष्ट्र स्थापित करना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलना था, जिसे गंभीर आपराधिक सजा की श्रेणी में रखा गया है। इधर अयोध्या में इस फैसले पर साधु संतों ने प्रतिक्रिया दी है। संत समाज ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कठोरतम सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सके। झांगुर बाबा एक हैवान है जो कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे लोगों को तैयार कर रहा था और हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाता था। जिस तरह दुनिया भर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसी में से एक झांगुर बाबा है। चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसका संपर्क बहुत था और हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाता था और विदेशों में भेजता था। झांगुर जैसे, उसको बाबा ना कहा जाए, झांगुर जैसे चिरकुट जिहादियों का तबीयत से इलाज होना चाहिए। और मैं माननीय न्यायालय से ये अपील करूंगा कि ऐसी सजा दे कि जिहादियों की 7 पुश्ते याद करके कांप जाएं। हम बार बार यही बात कहते हैं हर हिंदुओं से, हर सनातनियों से कि योगी जी ही हैं जो इन झांगुर जैसे दुष्टों का, नीचों का, जिहादियों का तबीयत से इलाज करना जानते हैं। अगर आज योगी जी की सरकार ना होती और किसी की सरकार होती तो ये झांगुर बच जाता और ये दुष्टता करता। इनके जैसे पता नहीं कितने जो है जिहादी टूलकिट मार्केट में आ जाते और अपने घटना को अंजाम देते। तो साधु संतों में साफ तौर पर आक्रोश नजर आ रहा है। लखनऊ एनआईए कोर्ट में झांगुर बाबा समेत 8 पर आरोप तय कर दिए गए। 2 मई से मामले में शुरू होगी गवाही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब बात करेंगे बहाली पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल आपराधिक मामले में बरी होने के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी को स्वतः सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमा दोनों की प्रकृति, दायरा और मानक अलग अलग होते हैं। यदि विभागीय जांच में आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कर्मचारी के खिलाफ की गई कार्रवाई आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद भी कायम रह सकती है। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोनों कार्रवाइयों में आरोप, साक्ष्य और गवाह समान हो तथा आपराधिक अदालत से कर्मचारी को सम्मानपूर्वक बरी किया गया हो तब स्थिति अलग हो सकती है। हालांकि यदि बरी होना केवल संदेह का लाभ मिलना या गवाहों के मुकर जाने के कारण हुआ तो इसका विभागीय कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसी खबर पर इलाहाबाद से हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, सवाल है आपसे, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अधिकारियों की बहाली को लेकर टिप्पणी की है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, दर्शकों को बताएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के अंदर टिप्पणी की, जिसके अंदर एक आदेश है, उस आदेश में उन्होंने कहा है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है और आपराधिक है, उसको वहां से खारिज कर दिया गया है और उसका जो है उसके डिपार्टमेंट में अगर उसके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अगर उसको उसके आधारों पर, उसके सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उसको जो है आपराधिक मामले से बरी भी कर दिया गया है, तब भी जो उसके जो खिलाफ चार्जेस लगे हुए हैं, जो विभागीय चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए हैं, वो जांच खत्म नहीं होती है, वो जांच भी उसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि आपराधिक मामला जो है वो एक अलग मामला है और जो विभाग में जिसके खिलाफ जांच चल रही है वो जांच एक अलग प्रक्रिया है। तो दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग उसका जो निपटारा होगा, और ऐसे में जो है जो आपराधिक प्रक्रिया है, अगर उसमें उसको बरी भी कर दिया गया है, आपराधिक और जो उसका जो रहा है उसमें उसको बच करा जा रहा है, उसके बावजूद जो है अगर उसके खिलाफ जो है कहीं इस तरह की जांच चल रही है, उसके विभागीय जांच चल रही है, तो उससे उसको छूट नहीं मिल जाती है। लेकिन कुछ मामलों में जो है ये यहाँ पे हो भी सकता है, अगर दोनों फैक्ट एक जैसे हों और एक जैसा सब कुछ अगर एक ही जैसा हो, अगर देखा जाए तो उस फैक्ट के आधार पर हो सकता है कि एक्सेप्शनली उनको जो छूट मिल सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो आदेश है, अगर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आया है, इस आदेश को उन्होंने प्रोटेक्शन किया है। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति अगर जैसे किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है, उसके साथ साथ उसकी विभागीय जांच भी चल रही है और उसको अगर कोर्ट से जो है अगर अपराध के लिए वहां उसको बरी भी कर दिया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी जो उसकी जो विभागीय जांच है, उस जांच को उसको जो है बराबर जारी रहेगी अंतिम में, वहां से उसको छूट नहीं मिल जाएगी, उसको वहां से जो भी उसके वहां पे जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उसके आधार पर उसकी जांच की जाएगी और उसके आधार पर ही उसकी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, तो दोनों ही प्रक्रियाओं का जो साक्ष्य है उनके आधार पर ही उनको जो है निपटारा किया जाएगा। जी मधुर जी, इस प्रतिक्रिया के बाद, इस आदेश के बाद अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है सामने? देखिए, ये तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ये माना जा रहा है निर्णय, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय है इसमें तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि विभाग से कोई भी अगर आदमी जो है वो किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ साथ अगर उसके खिलाफ जो कोई विभागीय जांच चल रही है और उसको अगर किसी आपराधिक मामले में उसको वहां से सजा से बच किया जा रहा है, तो उसको ये न लगे कि वो जो है पूरी तरीके से बरी हो गया है और उसकी जो विभागीय जांच वहां पर बंद की जाएगी, बल्कि वहां पर जो विभागीय जांच है वो उसी तरीके से बनी रहेगी। तब तक कि उस विभागीय जांच में उसको क्लीन चिट नहीं मिल जाती, तब तक वो उसके आधार पर उसको छूट नहीं मिलेगी, उसको वहां से माफी नहीं मिलेगी। तो उसको लेकर के प्रशासन जो है इसको लेकर काफी जो इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि बहुत निर्णय है, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। और इससे जो है कहीं ना कहीं प्रशासन में जो आपके जो अधिकारी हैं उनने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि वो जो है इसको जो है उस तरीके से उसके साक्ष्यों के आधार पर इसको जो है तय करें। जी मधुर जी, जो अधिकारी बरी हो गए हैं और बरी होने के बाद अब ये आदेश आया है, तो क्या उनको दोबारा से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्या जानकारी? मधुर दरबारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और बात करेंगे बरपा हीट वेव का कहर। सीतापुर में इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जनपद सीतापुर में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दोपहर में लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जो लोग जरूरी काम से निकल भी रहे हैं वे लू और गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। गर्मी का असर अब अस्पतालों में भी साफ दिखाई दे रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उल्टी, चक्कर, डिहाइड्रेशन और लू लगने जैसे मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालातों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी की है। डॉक्टरों का कहना है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को ढककर रखें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक घर से बाहर न निकलें और गर्मी से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं।
गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है और हमारे जिला अस्पताल में इसके लिए कोल्ड रूम की व्यवस्था करी गई है। उसमें पंखा और कूलर और उसमें पानी की व्यवस्था और उसमें मरीज़ को दवाइयाँ और उसके अलावा अगर कोई ज़्यादा उसमें पीड़ित है तो उसके लिए ड्रिप सेट है और IV फ्लूइड लाइन और दवाइयाँ और ORS पैकेट सब उपलब्ध करा दिए गए हैं। सीतापुर में हीट वेव को देखते हुए सीतापुर के जिला अस्पताल में खड़े हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और डॉक्टरों द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि ऐसे जो हीट वेव हो रही है उसके चलते लोगों को घर से निकलने में बचना चाहिए। जो अगर आवश्यक कार्य ना हो तो घर से ना निकलें। इसी को लेकर जब हमने जिला चिकित्सालय सेवा से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और उसके बाद बेडों की संख्या में अतिरिक्त लगाए गए हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी लोगों से बताया गया है खान पीन का ध्यान रखें, जो ज़्यादा गर्मी पड़ रही जिसके चलते घर से बाहर ना निकलें और उससे बचाव हो सके और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। तो हम सीतापुर के जिला अस्पताल में लगातार देखें भीड़ दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो गर्मी है वो भीषण बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को इससे बचना चाहिए। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए फ़ोन लाइन पर हमारे साथ अबरार अली संवाददाता जुड़ गए हैं। अबरार, हीट वेव से परेशान हैं लोग, अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं। क्या पूरी जानकारी आपको मिली है, किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है? जी, आपको बताना चाहूँगा सीतापुर के लगभग सभी इलाकों में ऐसा है कि इस समय हीट वेव का कहर लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा अब सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि जो बीमार लोग आते हैं उनको जिला अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता है, क्योंकि बेड पूरी तरीके से फुल हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें अतिरिक्त बेड भी जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेड फुल हो जाते हैं। तो ऐसे में जो मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर द्वारा यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त बेड भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो भीषण गर्मी है, ऐसे में लोग कैसे बचें, इसको लेकर उन्होंने बताया कि अगर आप आवश्यक न हो तो बाहर न निकलें और जो है पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें जिससे कि बचे रह सके। तो ऐसे में हीट वेव सभी जगह ऐसे बढ़ता जा रहा है। दोपहर का समय होता है कि रोड पर सन्नाटा पसर जाता है, तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। जी अबरार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो अब अस्पतालों में गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे फूलों से सजा धाम, कल खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। केदारनाथ धाम पूरी तरह सजकर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। 22 अप्रैल की सुबह ठीक 8 बजे शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना में शामिल होंगे। कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। इससे पहले गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है। अब केदारनाथ के बाद 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे यात्रा पूरी तरह गति पकड़ लेगी। कपाट खुलने से एक दिन पहले बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। पूरे धाम को फूलों और आकर्षक सजावट से भव्य रूप दिया गया है। मंदिर परिसर में आध्यात्मिक माहौल के बीच श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। सड़कों की मरम्मत से लेकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। पैदल मार्ग पर जगह जगह शौचालय, विश्राम स्थल, खान पान और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही पूरे यात्रा मार्ग पर विद्युत और सोलर लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे रात के समय भी यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल स्पेशल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।